हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो चलिए अच्छे कराते हैं। आज आप लोग को दिखाने वाले हैं एसी यानी एसोसिएटेड कोर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग का सिलेबस क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही आपको ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जो आप लोग अभी नहीं जानते हैं मोस्ट ऑफ बच्चे। तो चलिए बताते हैं आप लोग को। देखिए आप लोग का सिलेबस है एसोसिएटेड कोर, या जिसे पहले माइनर कहा जाता है। आप ही लोग के सेमेस्टर में नया नाम कर दिया गया है एसोसिएटेड कोर, लेकिन सिलेबस सेम टू सेम वही है जो पहले था। तो देख सकते हैं ये आप लोग का यहाँ से कोर्स कंटेंट यही पढ़ना है जो 7 यूनिट में डिवाइड है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिवाइड है बस इसी को पढ़ना है, यही आप लोगों का कोर्स कंटेंट है। यहाँ देख लीजिए आप लोग का सिलेबस। ये देखें आप लोग का एसी का सिलेबस। चलिए अब देखिए मेजर। यहाँ देख सकते हैं आप लोग का मेजर का सिलेबस है, वीवीयू का है। मेजर वीवीयू का सिलेबस देख सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम हूबहू। दोनों सिलेबस देखिए आप लोग, दोनों में कुछ डिफरेंस है। यहाँ देखिए प्रस्तावना दूसरा पहला में है, दूसरा में मौलिक अधिकार है, तीसरा में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 यूनिट में है संघ कार्यपालिका, 5वीं में है संघ विधायिका, और 6ठी में है राज्य सरकार, और 7वीं में है सर्वोच्च न्यायालय। और सेम टू सेम जो आप लोग का मेजर सिलेबस था और जो आप लोग का माइनर या एसी यानी एसोसिएटेड कोर है वही सेम सिलेबस है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप लोग का जो सिलेबस वही है, पहले में प्रस्तावना, दूसरा में मौलिक अधिकार, तीसरा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा में संघ कार्यपालिका, 5वां में संघ विधायिका, 6ठा में राज्य सरकार, 7वां में सर्वोच्च न्यायालय। देख सकते हैं आप लोग का डिक्टो सेम सिलेबस मेजर और माइनर में रहता है। तो आप लोग मेजर से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है मेजर का क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। वो वीडियो का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसका टॉप वीवीआई क्वेश्चन आंसर। आप लोग को पता ही होगा पैटर्न किस प्रकार का रहता है। जिस प्रकार आप लोग मेजर दिए थे उसी प्रकार सेम टू सेम आप लोग का जो भी मेजर एग्जाम दिए थे सेम टू सेम उसी प्रकार आप लोग का क्वेश्चन आंसर यानी पैटर्न रहेगा। जैसे कि आप लोग का एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है, एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, और 15 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग को 4 क्वेश्चन करना होता है। इसी प्रकार आप लोग के एग्जाम का पैटर्न रहता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार जब काउंट कीजिएगा 1 इंटू 5 5 मार्क्स हो जाएगा, 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 15 इंटू 4 60 हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो 60 10 70 5 75 जो आप लोग के एग्जाम होता है 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम, जिसमें 5 एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है। उसके लिए आप लोग को टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए कराते हैं आप लोग को टॉप 25 क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये तो क्वेश्चन आप लोग को याद ही होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। तो आप लोग ये सब डेट याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर पूछा जाए इट इज यही क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो यह सब आपको लिखना होगा, ये सब आपको लिखना होगा लोकतांत्रिक गणराज्य तक। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा तो भारतीय शासन अधिनियम। ये अगर आप लोग पॉलिटी डीप में पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे। ये देखिए भारतीय संविधान अनेक स्रोतों से लिया गया है, जिसमें आप लोग जानते होंगे विभिन्न देशों से भी लिया गया है। जैसे अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसी प्रकार विभिन्न देशों से विभिन्न कह सकते हैं विभिन्न संविधान के स्रोत लिए गए हैं। तो वह सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। जो आप लोग जानते होंगे वायसराय जब शासन करते थे तो हर वर्ष यानी हर 5-6 वर्ष, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, एक आया था 1919 का एक्ट यानी 1909 का, एक आया था 1919 का, और एक था 1935। इसी प्रकार यानी कह सकते हैं कोई डेट फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ देख सकते हैं 10 वर्ष का गैप है, यहाँ 16 वर्ष का गैप है। इसी प्रकार अधिनियम आता था, उसी के अनुसार भारत के जितने भी कार्य होते थे वो सब लिखा जाता था। तो यह एक एक्ट था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक एक्ट था। इसमें भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी वो प्रिस्क्राइब किया गया था यानी वर्णन किया गया था।
तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इसी के विषय में बताता है, यानी सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो 1935 का अधिनियम, आप लोग याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द ये आप लोग याद रखिए 42वें संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये हो जाएगा भाग 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। कितने मौलिक अधिकार दिए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। कितना, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार, 14 से 18 आप लोग याद रखिएगा, जिसमें शुरुआती 14 से है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में, और ये स्वतंत्रता अधिकार के समानता अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। देखिए आप लोग को केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। 15 मार्क्स के टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 15 मार्क्स हो जाएगा, टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाले, जो आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पहले ऑब्जेक्टिव करने के बाद। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 में, और भाग 4A में है। और भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। 11 पहले 10 था, लेकिन 11वां कब जोड़ा गया था, तो 1976 में ही 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत की राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिएगा भाग 4, भाग 3 और भाग 4 आप लोग याद रखिएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 13वां नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप लोग ये बताए थे आयरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो निर्वाचक मंडल द्वारा। आप लोग जानते होंगे जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, प्लस विधानसभा के, लोकसभा हो गया प्लस राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित मतलब जो चुनाव लड़के जीता, उनके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं 5 वर्ष। अधिकतर जितने भी भारतीय शासन में प्रमुख होते हैं उन सबका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, कुछ एक्सेप्शन है। भारत का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कार्यपालिका का जब भी प्रमुख पूछा जाए तो कौन होगा, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो जितने भी केंद्र में के नियुक्ति होते हैं वो अधिकतर राष्ट्रपति ही करते हैं, आप लोग याद रखिए। जैसे मंत्रिमंडल और हो गया, राज्यपाल के भी, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सबका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये तो आप लोग को बता ही दिए, मोस्ट ऑफ जितने होते हैं उन सबका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा आप लोग जानते हैं 1/3 हर 2 वर्ष में क्या होता है, निष्कासित हो जाता है। पूरी राज्यसभा का सदस्य है 3, लेकिन एक सदस्य को हर साल क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया, यानी उसको समय सीमा समाप्त हो जाता है। राज्यसभा के सदस्य का समय सीमा समाप्त हो जाता है, तो जो एक सदस्य होता है वो 2 वर्ष के लिए, पूरा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, एक सदस्य हो गया, इस प्रकार चयन किया जाता है कि 2 वर्ष 5, जैसे कि एक सदस्य को 2 वर्ष पहले चयन किया, फिर उसके बाद एक सदस्य को 2 वर्ष बाद, उसके बाद इसी प्रकार टर्म होता है, जैसे कि 2 वर्ष, इसके बाद 2 वर्ष इसी प्रकार चुना जाता है। यानी 3 सदस्य हैं, एक सदस्य को मैंने माना कि 2013 में चुना गया, 2013 में, तो दूसरा सदस्य को 2015 में चुना जाता है, और तीसरा सदस्य को
2017 में, तो इसी प्रकार चुना जाता है। और जब इन सब का रिटायरमेंट होता है, यानी जब इसको बाहर किया जाता है, तो इसको 2013 से 5 कितना 2018 में किया जाता है। इसी प्रकार राज्यसभा कभी भी खाली नहीं रहता, यानी इसे कभी भी भंग नहीं किया जाता, हमेशा सदस्य रहते हैं। तो इसी प्रकार होता है राज्यसभा का जो सदस्य होता है उन सबका सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी अध्यक्षता कौन करते हैं राज्यसभा में? तो आप लोग जानते होंगे, उपराष्ट्रपति। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य क्या पूछा है यहाँ देख सकते हैं, तो राज्य का होगा राज्यपाल। इसी प्रकार अगर केंद्र का पूछ लिया जाए तो केंद्र का होगा राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति की शक्ति केंद्र के लिए होता है, उसी प्रकार राज्य में शक्ति राज्यपाल के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो आप लोग को पता है, मोस्ट ऑफ जितने होते हैं राष्ट्रपति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ हो जाएगा न्यायपालिका द्वारा संविधान और अधिकारों की सक्रिय रक्षा करना, यानी एक्टिव रक्षा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई किसी से पंगा ले लिए, यानी किसी से लड़ाई करने लगे हैं, तो सक्रिय मतलब क्या हो गया? एक्टिव। आप थोड़ा मुक्का तुक्का मार सकते हैं, तो हो गया एक्टिव। जैसे कि न्यायपालिका आपका कोई भी संविधान का अधिकार, जितने भी अधिकार, मौलिक अधिकार दिया है, उसका अगर हनन हो तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ बताना है, विशेषता क्या है प्रस्तावना का, और तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। ये सब आप लोग को बताना है, विशेषताएं, महत्व और प्रस्तावना का अर्थ यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग को पॉइंट वाइज आप लोग को भी प्रयास करना है आंसर लिखने का। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय मात्र मानी जाती है। तो परिचय पत्र मतलब क्या होगा? आपकी आइडेंटिटी, यानी संविधान कैसे है, ये आप लोग को अगर प्रस्तावना पढ़ लेते हैं तो आप लोग को, यानी कह सकते हैं पूर्ण जानकारी नहीं तो, लेकिन आप लोग संक्षेप में जान पाएंगे क्या क्या संविधान में वर्णन है। यह संविधान के आदर्शों, यानी क्या क्या आदर्श हैं, उद्देश्य क्या है संविधान का, मूल भावना को व्यक्त करती है। प्रस्तावना यह बताती है कि संविधान निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है, यानी संविधान निर्माण करने के प्रति क्या हमारा उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी, यानी भारत राज्य में क्या क्या होना चाहिए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग इंट्रो पहले इसको क्या लिखिएगा? तो पहले लिख दीजिएगा, इंट्रो को प्रस्तावना भी कहा जाता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा इंट्रो। तो प्रस्तावना आप देख सकते हैं, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है कि भारत का जो भी निर्णय लिया जाएगा वह किसी के दबाव में रहकर नहीं लिया जाएगा और अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी का अर्थ क्या है? तो समाजवादी शब्द का अर्थ है कि राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा, यानी समाज में जो भी भेदभाव है, छुआछूत है, इन सबको समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा। और आर्थिक समानता मतलब क्या हो गया? यानी लोगों के बीच जो डिफरेंस होता है, किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है और किसी के पास खाने योग्य पैसा नहीं होता है, उसी को इक्वल कराना है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देगा, यानी राज्य किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देगा, यानी सभी धर्मों का सम्मान करेगा तथा यहाँ देख सकते हैं सभी धर्मों का सम्मान प्रदान करेगा। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है, जैसा कि हम लोग हर चुनाव भी करते हैं अपने प्रतिनिधित्व का। गणराज्य का अर्थ है कि राज्य के प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होगा, यानी जो राज्य का प्रमुख है, जैसे कि हम लोग का राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य यहाँ
यहाँ जो राज्य जो शब्द है इसका अगर प्रतिनिधित्व तो देश हो जाएगा। तो देश का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो आप लोग को बताएं, प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, जो कि लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत राजा। जैसा कि वंशानुगत राजा में प्रचलन है उस प्रकार नहीं होता है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की विशेषताओं को महत्व दिया गया है। न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। यानी स्वतंत्रता में क्या क्या दिया है? अभिव्यक्ति, यानी किसी से भी आप बात कर सकते हैं। विश्वास, आप किसी भी पर भी विश्वास जता सकते हैं, आपका योग्य व्यक्ति हो तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये सब आपको स्वतंत्रता दी गई। उपासना की स्वतंत्रता, यानी आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। तो समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। ये आर्टिकल 14 में दिया गया है कि सभी लोग कानून की दृष्टि में समान हैं। बंधुत्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करता है। ये आप लोग का क्या दिया गया है? तो प्रस्तावना में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कई विशेषताएं हैं। तो इनमें से क्या क्या विशेषताएं, चलिए बताते हैं। ये संविधान की मूल भावना को प्रकट करती है, यानी संविधान में जो वर्णित है उसी की मूल भावना को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह संविधान निर्माताओं, आदर्शों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। यानी संविधान जो निर्माण किए थे उनकी क्या क्या आदर्श थे और क्या क्या उद्देश्य हैं उन सबको बताता है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायता करती है, यानी बताने में सहायता करती है। यदि किसी अनुच्छेद का अर्थ को लेकर विवाद हो तो न्यायालय प्रस्तावना की सहायता लेता है। देखिए, अगर जैसे कि कोई अनुच्छेद दिया गया है, अगर गलत उसमें विवाद हो गया तो क्या करेगा? न्यायालय जो प्रस्तावना में दिया है उसी की सहायता से उसको संशोधन कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये आप लोग का उदाहरण देख सकते हैं कि न्यायालय ने संविधान में कुछ ऐड किया है। प्रस्तावना का महत्व अत्यंत व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है, कह सकते हैं। प्रस्तावना का महत्व, यह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह नागरिकों के अनेक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है, यानी ज्ञान कराती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। प्रस्तावना देश के शासन को दिशा प्रदान करती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है। इसी प्रकार ये आखिरी पॉइंट है। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल प्रारंभिक वक्तव्य नहीं है, यानी जो आप लोग इंट्रो नहीं है, इसे केवल इंट्रो नहीं कर सकते, बल्कि यह संविधान की आत्मा है और भारतीय संविधान की मूल आधारशिला है। तो आप लोग बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? तो आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी भारतीय संविधान में क्या क्या प्रमुख विशेषता दिए गए हैं। तो ये आप लोग को बताएं प्रस्तावना, लेकिन अब संविधान में क्या क्या प्रमुख विशेषता है, ये क्वेश्चन मैंने जब 12 का पढ़ाया था ये क्वेश्चन कराया था और हुबहू ये क्वेश्चन आए थे। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई। आप लोग जानते होंगे जितने भी लिखित संविधान है उनमें से सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो हम ही लोग का है। इसे संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है, यानी आप लोग जानते हैं संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया है। भारतीय संविधान के अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसी प्रकार आप लोग थोड़ा पहले इंट्रो लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा मुख्य भाग। यहाँ से इंट्रो ही है जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग बनाती है। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव है। यहाँ से आप मुख्य भाग लिख दीजिएगा। भारतीय संविधान की पहली प्रमुख विशेषता इसकी लिखित और विस्तृत होना है, यानी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो लिखित संविधान है। और दूसरी सबसे बड़ी संविधान, इसमें शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, न्यायपालिका, संसद, राज्यों की शक्तियाँ तथा प्रशासन से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने देश के विविध परिस्थितियों को ध्यान रखकर इसे विस्तृत बनाया है, यानी संविधान में, यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए
भारत में, तो सभी परिस्थितियों का पहले ही मूल्यांकन कर उन सबका समाधान दिया गया है संविधान में। इस प्रकार बनाया गया है, यानी जितने भी संविधान निर्माता थे वो दूरदर्शी होकर क्या क्या भविष्य में प्रॉब्लम होगा उन सबका समाधान दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक तथा एकात्मक दोनों प्रकार का तत्वों का मिश्रण है। संघात्मक मतलब हो गया दो सरकारों का राज्य करना, यानी संघात्मक मतलब हो गया दो तीन सत्ता मिलकर शासन करना। और एकात्मक मतलब क्या हो गया, एक ही व्यक्ति शासन करना। एक ही व्यक्ति का उदाहरण आप जैसे चीन ले सकते हैं, रूस ले सकते हैं, वहाँ एक ही व्यक्ति द्वारा शासन होता है। लेकिन संघात्मक में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा शासन को संभाला जाता है, तो कह सकते हैं संघात्मक। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी केंद्र के शक्ति आप लोग जैसे कि देखते हैं केंद्र में लोकसभा है, राज्यसभा, उसी प्रकार विधानसभा है राज्य में, जो संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। यानी राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन क्या कहलाता है, तो संघात्मक शासन कहलाता है। लेकिन आपातकाल स्थिति में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे कि आपातकाल जब लग जाता है तो शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास हो जाता है। तो वैसी व्यवस्था में क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे एकात्मक स्वरूप दिखाई देता है, तो देख सकते हैं आपातकाल में हो जाएगा एकात्मक, और जैसे सामान्य स्थिति रहता है तो उसमें संघात्मक होता है। तो आप लोग बढ़िया से समझ भी हो गए होंगे। तीसरी विशेषता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, भारत के सब अधिकतर शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होता है, कुछ नाम मात्र शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति के पास होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। मंत्रिपरिषद आप लोग जानते होंगे, मंत्रिपरिषद होती है जिनमें मंत्रिपरिषद जैसे कि कह सकते हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री, जैसे इसी प्रकार जो मंत्री होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है, आप लोग याद रखिए। और इनकी नियुक्ति कौन करती है, तो इनकी नियुक्ति करती है राष्ट्रपति। और यहाँ देख सकते हैं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी मंत्रिपरिषद होता है अगर कोई भी बिल पास हुआ तो मंत्रिपरिषद जो अधिकतर काम होता है मंत्रिपरिषद द्वारा। जैसे रेल मंत्री में मान लीजिए कोई कार्य हुआ और अगर कोई कार्य अच्छा नहीं हुआ तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी अगर लोकसभा में कोई भी सदस्य लोकसभा का कोई भी सदस्य पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो रेल मंत्री को पूछ सकता है कि आप लोग कहाँ खर्च किए हैं। और इसी इसी व्यवस्था को देख सकते हैं, यहीं लिखा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कोई भी लोकसभा का सदस्य पूछ सकता है। चौथी विशेषता मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि आदि प्रदान करता है। ये अधिकार लोकतंत्र की रक्षा करते हैं और नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। यानी जो भी मौलिक अधिकार दिए हैं ये क्या करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है यानी हम लोगों की जो स्वतंत्रता है उन सबको सुनिश्चित करता है। पांचवी विशेषता राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। यानी जब ये क्या होता है, एक जैसा कि हम लोग देश के प्रति संवेदनशील रहते हैं, यानी देश के प्रति हमको क्या क्या कर्तव्य करना चाहिए, तो इसी प्रकार संविधान निर्णय देता है राज्य को, इस प्रकार आप लोग को ये कार्य करना चाहिए। फिर भी शासन संचालन में इनका विशेष महत्व है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे राज्य नीति निर्देशक तत्व, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जब भी राज्य कुशल हो जाए, यानी कह सकते हैं स्टेबल हो जाए और उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, तो राज्य जो भी नीति निर्देशक तत्व में अधिकार दिए गए उन सबको राज्य पर लागू करना है। जैसे कि कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि जितने भी आर्थिक असमानता को कम से कम किया जाए। यानी जो लोगों की एक समान वेतन नहीं प्रचलित है, जैसे कि महिला कोई कार्य करे तो उसको उसके जो कार्य किया उसके लिए जो पुरुष कार्य किया जो महिला कार्य किया दोनों के वेतन में जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं आर्थिक असमानता। यानी आर्थिक असमानता को कम करना चाहिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को लागू करने के लिए कहती है। तो छठी विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी आप लोग जानते होंगे हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है।
तथा नागरिकों का अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो जो आप लोग को पहले ही बताएं। 7वीं विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। ये आप लोग लिख दीजिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। भारत राज्य सभी धर्मों को सम्मान देता है। आप लोग क्या कीजिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, एक एक पॉइंट, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तो मौलिक अधिकार विभिन्न स्रोतों से बनाया गया है। देश यानी विस्तृत, सबसे विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है। किसी नागरिक, इसी प्रकार आप लोग पहले पॉइंट याद रखिए और पॉइंट से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि कौन क्या क्या पॉइंट में लिखना है जो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो आप लोग देखते होंगे वर्तमान बंगाल का चुनाव आप लोग देखे होंगे, वहाँ पीए, जो आप लोग जानते होंगे, पीए मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, तो उसी का हत्या कर दिया गया। तो देख सकते हैं हम लोग चुनाव में पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन इतना समर्थन नहीं करना है। तो वो पार्टी बनाए किसके लिए बनाए, हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पार्टी के प्रति इतने कर सकते हैं, इतने हम लोग वफादार हो जाते हैं कि अगर दूसरा का नेता, दूसरा का एक पर्सनल असिस्टेंट को, अगर आप लोग जानते होंगे तो बंगाल में पर्सनल असिस्टेंट का, सीएम के पर्सनल असिस्टेंट को गोली मार दिया गया है। तो आप लोग सर्च कीजिएगा न्यूज़ के बारे में। तो नेता के प्रति उतना, नेता हमारे प्रति वफादार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। यानी 18 वर्ष अगर आप लोग का भी हो सकता है, कुछ व्यक्ति का आप लोग, यानी आप लोग में से कुछ व्यक्ति वोट दे सकते होंगे वर्तमान में। 9वीं विशेषता क्या है, संविधान की कठोरता और लचीलापन। जैसा कि हम लोग जानते हैं संविधान कठोर भी है और लचीलापन भी है। जैसे कि आप लोग अगर आपातकालीन लग गया तो संविधान कठोर स्ट्रिक्ट नियम देता है। अगर लचीलापन में जैसे कह सकते हैं संविधान के कुछ प्रावधान सरलता से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो 10वीं विशेषता हो जाएगी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब क्या होगा, अगर आप भारत की नागरिकता को छोड़कर चले जाते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी यहाँ की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। भारत में सभी नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। अंतः भारतीय संविधान की विशेषता इसे विश्व में सबसे सफल लोकतांत्रिक संविधानों में स्थान प्रदान करती है। यह संविधान भारत की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का अर्थ, प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो मौलिक अधिकारों का अर्थ हो जाएगा, अर्थ क्या क्या है, यानी प्रकार क्या क्या है, और महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए बताते हैं। जैसा कि मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को कभी कभी मूल अधिकार भी कहा जाता है, जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है, यानी हम लोगों को प्रदान किया गया। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और तथा स्वतंत्र जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो मौलिक अधिकार कहा है। और किस मौलिक अधिकार को कहा है, तो 32वां मौलिक अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। तो देख सकते हैं 12 से 35 तक संविधान का मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें 32वां जो अनुच्छेद है उसी को क्या कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता रक्षा करना है तथा राज्य की मनमानी नियंत्रण रखना है। यानी राज्य आप पर मनमानी नियंत्रण नहीं कर सकता। ये अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर की आधारशिला है। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान किया करता है, तो जो आप लोग को बताया था पहले भी। तो पहला अधिकार क्या हो जाएगा, पहला अधिकार समानता का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। इसके अंतर्गत सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान, अस्पृश्यता तथा उपलब्धियों की प्रथा को समाप्त किया गया। जैसे कि अनुच्छेद 17 में देखिएगा तो उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी अस्पृश्यता नहीं होगा, यानी छुआछूत नहीं होगा। और उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों की प्रथा समाप्त, यानी कोई भी आप लोग की अगर उपाधि है तो वो आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए आप लोग को भारत रत्न मिला है, तो आप लोग नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे भारत रत्न। या अगर आप लोग के पास उपाधि 2 क्षेत्रों में है तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप अगर सेना में उपाधि है, जैसे कि कह सकते हैं जनरल, जैसे होता है सेना का कमांड
कमांडर होता है, उस सबका लगा सकते हैं। और शिक्षा में है तो जैसे कि शिक्षा में है तो आप लोग भी अपना उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं आगे अपना। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह लोकतंत्र का आधार है। यानी आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति अपने विचार फैला सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, आवागमन कहीं भी देश के अंदर आप जा सकते हैं, और व्यवसाय कोई भी व्यवसाय आप अपना सकते हैं। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 23 से 24 तक दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक मानव तस्करी, यानी इनमें से क्या रोका गया है, मानव तस्करी को रोका गया है। बेगार तथा बाल श्रम पर रोक लगाई है, यानी आप लोग जानते होंगे चाइल्ड लेबर, उस पर रोक लगाया है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों की रक्षा करना है। चौथा मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है तथा प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अनुच्छेद अगर आप 25 से 28 तक पढ़ेंगे तो आप लोग भारत में जितने भी धर्म है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। नहीं अपनाना चाहते हैं तो नहीं भी अपना सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। और आप संविधान यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। तो इसी प्रकार देख सकते हैं, ये तो आप लोग को पहले भी बताए थे चौथा अधिकार। और पांचवा अधिकार क्या है, तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों की रक्षा करने का अधिकार प्रदान करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पांचवा अधिकार है आप लोग। छठा अधिकार क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी आप लोग का अगर कोई अधिकार हनन हो रहा है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा है, जो आप लोग को बताएं। मौलिक अधिकारों का महत्व अत्यंत व्यापक है। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। ये सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना में सहायक है। मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों की सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा करती है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार के निर्णयों का असंवैधानिक घोषित कर देती है। यानी आप लोगों का अगर कोई संविधान की अधिकार दिया है, अगर हनन हो रहा है तो वो अगर सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है तो संविधान की असंवैधानिक यानी सरकार को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अंततः मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं तथा भारत को एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए आप लोग को यहीं तक क्वेश्चन कराते हैं, अगर आप लोग बोलिएगा तो कंटिन्यू और 5-6 क्वेश्चन दे देंगे, जो आप लोग के एग्जाम में फिक्स है आएगा। देख सकते हैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जैसा कि हमको पता है, शायद जैसे कि हम एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखते हैं तो पता चलता है कि वीडियो जैसे कि 10 मिनट का बना। एवरेज व्यू ड्यूरेशन मतलब क्या हो गया, यानी वीडियो अब तक आपका वीडियो कितना देर तक देखा जाता है। तो जब मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखता हूँ तो 10 मिनट का वीडियो रहता है, तो 5 से 6 मिनट मोस्ट ऑफ बच्चे देखते हैं, इतने में हो जाता है। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक कोई वीडियो देखेगा। तो अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग टाइमिंग लिख के कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अगर बोलिएगा तो और प्रश्न आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जय हिंद।